किसी माफिया के खौफ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसके केस की सुनवाई से हाई कोर्ट के 10 जजों ने अपने आप को अलग कर लिया था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। अब अंदाजा लगाइए कि कितने लोगों ने तो केस दर्ज नहीं कराए होंगे और कितने केस पुलिस ने दर्ज नहीं किए होंगे। कहीं साठ गांठ रही होगी तो कहीं पुलिस वालों में भी खौफ रहा होगा। इसके बाद भी अगर कोई केस दर्ज हुए होंगे तो उन्हें वकील नहीं मिले होंगे, और वकील मिल भी गए होंगे तो गवाहों को डरा धमका कर बदला गया होगा और कईयों को तो मार दिया गया होगा, और कोई केस आगे बढ़ा तो मिलौड़ी केस से अलग हो गए। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके आतंक की कहानी कितनी दर्दनाक रही होगी। कैसे ये लोग अपनी दहशत के साए में अपना साम्राज्य बनाए होंगे। उत्तर प्रदेश में अपराध और राजनीति साथ साथ चलते हैं, इसका एक उदाहरण 24 फरवरी को देखने को मिला, जब प्रयागराज में उमेश पाल की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उमेश पाल साल 2005 में राजू पाल की हत्या के इकलौते गवाह थे। उमेश पाल राजू पाल के रिश्ते में साले थे और 18 साल पहले 25 जनवरी 2005 को हुई हत्या के मुख्य गवाह थे। लगभग 2 दशकों से चल रहे इस मामले में अगले 6 हफ्ते में MP MLA कोर्ट का फैसला भी आना था। यूपी के बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी ने CM योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर पति की जान बचाने की गुहार गाई है। जब खुद पर आती है तो ये बड़े बड़े लोगों को चिट्ठियां लिखते हैं, लेकिन इन्होंने दूसरों के साथ क्या किया है ये शायद भूल जाते हैं, क्योंकि खौफ आखिर खौफ होता है। अतीक अहमद भले ही गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन हाल ही में प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर के चलते वो फिर से चर्चा में है। दरअसल पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या का उमेश मुख्य गवाह था और अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ इस मामले में मुख्य आरोपी है। आज हम उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे ही बाहुबलियों की बात करेंगे जिनके खौफ का साम्राज्य आज भी चल रहा है। यदि आप चाहते हैं कि इनके बारे में अलग अलग वीडियो बनाए जाए तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साल 1979 की बात है। उस समय इलाहाबाद और आज का प्रयागराज के चकिया का रहने वाला एक लड़का 10वीं क्लास में फेल हो गया। पिता फरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार चलाते थे। इसी बीच 17 साल का अतीक अहमद बदमाशों की संगत में पड़ गया। अब उस पर जल्दी अमीर बनने की सनक सवार होती है। इसी के चलते लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा। उसी साल अतीक पर हत्या का केस दर्ज हुआ। उस समय इलाहाबाद के पुराने शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। पुलिस और राजनेता चांद बाबा से परेशान थे। ऐसे में अतीक अहमद को दोनों का साथ मिला 7 सालों में अतीक चांद बाबा से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। लूट, अपहरण और हत्या जैसी खौफनाक वारदातों को लगातार अंजाम देने लगा। जिस अतीक को पुलिस ने शाह दे रखी थी, अब वही उसकी आंख की किरकिरी बन गया। 1986 में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि अतीक अपने रसूख का इस्तेमाल करता है और उस समय इलाहाबाद की कांग्रेस नेता से संपर्क करता है। नेताजी की दिल्ली तक पहुंच थी। दिल्ली से फोन आया और अतीक जेल से बाहर हो गया। अपराध की दुनिया में अतीक अब बड़ा नाम बन चुका था। साल 1989 में राजनीति में उतरा और शहर की पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करता है। इस बार मुकाबला था चिर प्रतिद्वंदी चांद बाबा से। ऐसे में गैंगवार तो होना ही था। इसमें भी अतीक ने बाजी मारी और अपनी दहशत के चलते चुनाव जीत गया। कुछ महीनों बाद बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या हो गई। अब तो पूरे पूर्वांचल में अपराधी अतीक के नाम का बोलबाला था। साल 1991 और 93 में भी अतीक निर्दलीय चुनाव जीता। साल 1985 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम सामने आया। साल 1996 में सपा के टिकट पर विधायक बना। साल 1999 में अपने दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गया। फिर 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5वीं बार विधायक बना। कई खौफनाक वारदातों के बाद अतीक का खौफ इतना बढ़ गया था कि इलाहाबाद की शहर पश्चिमी सीट से कोई नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। पार्टियां टिकट देती भी थी तो नेता लौटा दिया करते थे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद सपा के टिकट पर यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव जीतता है। उस वक्त अतीक इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक था। सांसद बनने पर विधायकी छोड़नी पड़ी। उपचुनाव हुआ। सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को उम्मीदवार बनाया। इसी बीच अतीक का दायां हाथ माने जाने वाले राजू पाल ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अक्टूबर 2004 में राजू पाल चुनाव जीत जाता है। पहली बार अतीक को अपने ही इलाके में टक्कर मिली थी। अब बात
रसूखी थी। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 को राजूपाल ने पूजा पाल से शादी कर ली। शादी के ठीक 10 दिन बाद 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ का नाम सामने आया। साल 2005 में विधायक राजूपाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद का बुरा दौर शुरू हो गया, क्योंकि हर अती का एक अंत होता है। साल 2007 में यूपी की सत्ता बदली, मायावती सूबे की मुखिया बनी। सत्ता जाते ही सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया। सीएम बनते ही मायावती ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। 20,000 का इनाम रखकर अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केस हैं। इसके ऊपर 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नसन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बीजेपी नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजूपाल की हत्या का आरोप है। लगातार दर्ज हो रहे मुकदमों के कारण उसके राजनीतिक करियर पर भी फुल स्टॉप लगने लगा। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त अतीक अहमद जेल में ही था। साल 2012 में उसने चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी। हालांकि हाईकोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया था। 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक अहमद को जमानत मिल गई। चुनाव में अतीक अहमद की हार हुई। उसे राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने हरा दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के दद्दन मिश्रा से हार गया। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में जेल से ही वाराणसी सीट पर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस बार फिर जमानत जब्त हो गई। अब बात करते हैं दूसरे कुख्यात अपराधी की, यानी बाहुबली मुख्तार अंसारी की। जेल में रहते हुए भी ये चुनाव जीतते गए। यूपी में अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम है। उसे बाहुबली नेता के रूप में जाना जाता है। मुख्तार लगातार 5 बार से विधायक है और पिछले 18 सालों से जेल में बंद है। उस पर मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसी वारदातों में 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। उसकी दबंगाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतता था और अपनी गैंग भी चलाता है। मुख्तार का जन्म यूपी के गाजीपुर जेल में हुआ था। उसके दादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तो पिता कम्युनिस्ट नेता थे। मुख्तार को छात्र जीवन से ही दबंगाई पसंद थी। 1988 में मुख्तार का नाम पहली बार हत्या के मामले से जुड़ा। हालांकि सबूतों के अभाव में वह बच निकला। इसके बाद 90 का दशक आते आते वह जमीन के कारोबार और ठेकों की वजह से पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में अपनी पैठ बना चुका था। साल 1996 में मुख्तार ने पहली बार राजनीति की दुनिया में कदम रखा और यूपी की मऊ सीट से विधानसभा का चुनाव जीता। इसके बाद पूर्वांचल में मुख्तार की तूती बोलने लगी, जिसके बाद एक दूसरे गैंगस्टर ब्रजेश सिंह ने मुख्तार के काफिले पर हमला कराया, लेकिन वह बच निकला। यह भी कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए ब्रजेश सिंह ने लंबू शर्मा को 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। इसका खुलासा लंबू शर्मा की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से भी अंसारी का नाम जुड़ा था। अक्टूबर 2005 में मऊ में भड़की हिंसा के बाद मुख्तार ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। तभी से वह जेल में बंद है। उसी बीच मुन्ना बजरंगी, हनुमान पांडे जैसे मुख्तार के कई कुख्यात गुर्गे एनकाउंटर या गैंगवार में मारे गए। मुख्तार का गुर्गा जुन्ना पंडित जेल में है। बीते 5 साल में मुख्तार की 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी गैंगस्टर एक्ट की जद में आ चुकी हैं, तो सांसद भाई अफजाल अंसारी भी कानून के सिकंजे में जकड़ता जा रहा है। इसके अलावा पहली बार विधायक चुना गया मुख्तार का बेटा अब्बास लखनऊ के आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में है। अब बात करते हैं तीसरे बाहुबली की, बद्दन सिंह बद्दो। 6 पुलिसकर्मियों को शराब पिलाकर हो गया था फरार। मेरठ जोन के कुख्यात अपराधी बद्दन सिंह बद्दो पर 2.5 लाख का इनाम घोषित है। पिछले 15 महीने से पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दरअसल 28 मार्च 2019 को पूर्वांचल की जेल से उसे गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था। तब उसने भागने के लिए प्लान बनाया और कथित तौर पर पुलिस कर्मियों से सांठगांठ की। जब पुलिस रास्ते में मुकुट महल होटल में खाना खाने के लिए रुकी तो बद्दो 6 पुलिसकर्मियों को शराब पिलाकर नशे में धुत करने में कामयाब रहा।
इसके बाद वहां से एक लग्जरी कार में भाग निकला। उसके गैंग ने पहले से इंतजाम कर रखा था। इस मामले में 6 पुलिसकर्मी सहित 18 लोग जेल जा चुके हैं। बद्दो को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ था, लेकिन पुलिस के वह हाथ नहीं लगा। इसके बाद 28 मार्च 2020 को फिर से लुकआउट नोटिस की अवधि को बढ़ाया गया। बद्दो पर करीब 40 मामले दर्ज हैं। इनमें फिरौती वसूलने से लेकर हत्या और हत्या की कोशिश, अवैध हथियार रखने और उनकी आपूर्ति करने, बैंक डकैती जैसे मामले शामिल हैं। बद्दो के पिता 1970 में पंजाब से मेरठ आए थे और वहां ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। बद्दो भी पिता के काम में जुड़ गया। 7 भाइयों में वह सबसे छोटा। बद्दो यहीं से अपराधियों के संपर्क में आया और उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। 80 के दशक में वह मेरठ के मामूली बदमाशों के साथ मिलकर शराब की तस्करी किया करता था। इसके बाद वह पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर रविंद्र भूरा की गैंग में शामिल हो गया। बद्दो पर सबसे पहले 1988 में हत्या का मामला दर्ज किया गया। उसने व्यापार में मतभेद होने पर राजकुमार नामक एक व्यक्ति को दिन दहाड़े गोली मार दी थी। हालांकि उसका क्राइम की दुनिया में नाम तब हुआ जब उसने 1996 में वकील रविंद्र सिंह की हत्या कर दी थी। इसी केस में 31 अक्टूबर 2017 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन वह महज 17 महीने बाद ही जेल से फरार हो गया और अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। ब्रजेश सिंह पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 6 लोगों को उतार दिया था मौत के घाट। वाराणसी के धौरहरा गांव के मूल निवासी बाहुबली ब्रजेश सिंह के खिलाफ वर्ष 1985 में हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। उस पर 30 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास, हत्या की साजिश रचने से लेकर दंगा बवाल भड़काने, जमीन हड़पने जैसे मामले दर्ज हैं। कई सालों तक फरार रहे ब्रजेश पर साल 2000 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। बनारस के धरहरा गांव के रहने वाले ब्रजेश सिंह का नाम 1984 में पहली बार हत्या से जुड़ा। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने हथियार उठाया और अपने पिता के कथित हत्यारे को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद वह फरार हो गया और उन लोगों की तलाश करने लगा जो उसके पिता की हत्या में शामिल थे। 1986 में बनारस के सिकरौरा गांव में उसने एक साथ 5 लोगों को गोलियों से भून डाला। इसके बाद ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहने के दौरान ब्रजेश की पहचान कई अपराधियों से हुई और क्राइम का उसका धंधा फलने फूलने लगा। 1996 में ब्रजेश के निशाने पर मुख्तार अंसारी आ गया। दोनों में एक दूसरे को दबाने की जंग छिड़ गई। 2003 में कोयला माफिया सूर्य देव सिंह के बेटे राजीव रंजन सिंह के अपहरण और हत्याकांड के मास्टरमाइंड के तौर पर ब्रजेश का नाम आया। ब्रजेश का नाम गैंगस्टर और डॉन के तौर पर तब स्थापित हुआ जब जेजे अस्पताल शूटआउट में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि सबूतों के अभाव में वह बच निकला। साल 2008 में ओडिशा के भुवनेश्वर से ब्रजेश की गिरफ्तारी हुई। 22 वर्ष के उस गैप के दौरान ब्रजेश को किसी ने नहीं देखा। सिर्फ ब्रजेश के आपराधिक कारनामों की चर्चाएं ही सुनाई देती रही। जेल में रहकर ही 2016 में ब्रजेश एमएलसी बन गया। जबकि ब्रजेश जमानत पर जेल से बाहर है तो उसकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह वाराणसी सीट से दूसरी बार एमएलसी है। भतीजा सुशील सिंह चिंदौली से चौथी बार विधायक बन चुका है। ब्रजेश सामान्य तरीके से लोगों के बीच आ जा रहा है। धनंजय सिंह 2 बार विधायक, 1 बार सांसद और 40 से ज्यादा मामले दर्ज। धनंजय सिंह पूर्वांचल का बाहुबली माना जाता है। उस पर लगभग 40 आपराधिक मामले दर्ज हैं। धनंजय सिंह ने 2 बार विधानसभा और 1 बार लोकसभा का चुनाव जीता है। धनंजय सिंह ने छात्र राजनीति से ही अपनी पहचान एक बाहुबली नेता के रूप में बनाने की कोशिश की। जल्द ही लखनऊ के हसनगंज थाने में उस पर हत्या और सरकारी टेंडरों में वसूली से जुड़े आधा दर्जन केस दर्ज हो गए। 1998 तक धनंजय सिंह के खिलाफ 12 मामले दर्ज हो चुके थे। साथ ही 50,000 का इनाम भी घोषित था। उसने 3 शादियां की है। पहली पत्नी ने शादी के 9 महीने बाद ही सुसाइड कर लिया। दूसरी पत्नी से उसका तलाक हो गया। उसके बाद 2017 में तीसरी शादी की। धनंजय सिंह ने 27 साल की उम्र में 2002 में रारी, जो कि अब मल्हानी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीता। इसके बाद उसने दोबारा सीट पर जेडीयू की टिकट से जीत दर्ज की। इसके बाद धनंजय सिंह बसपा में शामिल हो गया। 2009 में बसपा की टिकट पर जौनपुर से सांसद का चुनाव जीता। हालांकि 2014 में उसे हार का सामना करना पड़ा। धनंजय सिंह को भले ही चुनाव दर चुनाव हार का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन उसकी पत्नी श्रीकला रेड्डी मौजूदा समय में जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। उसके करीबी ब्रजेश सिंह प्रिंसू जौनपुर सीट से बीजेपी के एमएलसी हैं। तो ये थे कुछ बाहुबलियों की कहानी और बाहुबलियों का ग्राफ क्यों आज की दुनिया में छोटे बच्चों को पसंद आ रहा है, क्योंकि वो भी इनके जैसे बनना चाहते हैं। और यही कारण है कि आजकल
टीनेज यानी छोटी उम्र के बच्चे इनको फॉलो कर रहे हैं। वो इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया पे जहां भी कुछ आपराधिक वीडियोस बना कर डाल रहे हैं, हथियार लहरा रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ उन्हें इंस्पायर करती है, क्योंकि इनका अंत बुरा नहीं है। जब तक अपराधियों का अंत बुरा नहीं होगा, जब तक अपराधियों को अपराध करने से लाभ मिलता रहेगा, लोग इन्हें फॉलो करते रहेंगे और ऐसे ही अपराध की दुनिया में अपराध बढ़ता जाएगा और हम लोग यूं ही पिसते रह जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।